नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IND 24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं वैष्णवी हाजिर हूं आपके लिए इस हफ्ते की सारी सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर पहुंचे एनआरआईज ने इसी भाव के साथ देश की धरती पर अपने कदम रखे। चेहरे पर घर आने की खुशी, मन में अपनों से मिलने के प्रवासियों के उत्साह ने सारे शहर में रौनक बिखेर दी। इधर इंदौर वासी भी अपनी मेजबानी दिखाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रवासियों के लिए अपने मन और घर दोनों के दरवाजे खोल दिए। 56 से लेकर सराफा तक पूरा शहर एनआरआईज की आवभगत में लगा रहा। प्रवासी कभी फेमस इंदौरी फूड का लुत्फ उठाते तो कभी अपने स्वागत में दुल्हन की तरह सजे शहर को नजर भर देखते। इस शानदार मालवी स्टाइल स्वागत की तारीफ करने से पीएम मोदी और सीएम शिवराज भी खुद को नहीं रोक पाए। देखिए रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे ये हैं 7 समंदर पार से आए 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी है अपनों से मिलने की, उल्लास है मिले शाही सत्कार का, और जश्न है इस मेगा महासम्मेलन का। जी हाँ, कोरोना काल के बाद पहली बार 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज रविवार को इंदौर में हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। प्रवासी सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी भी गदगद नजर आए। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश की ताकत तो बताया ही, साथ ही इंदौर के भी कसीदे पढ़ते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को सुनती है। भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है। यही वजह है कि लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वाद की भी राजधानी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि भारत में 2 नरेंद्र हुए हैं। 100 साल पहले एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बताया था। आज दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को
शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। इधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही साथ कहा कि समिट से केवल विश्वास नहीं बढ़ता, समिट तो केवल इवेंट होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बीते 18 सालों के निवेश को लेकर सवाल किए। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापे हैं। इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूं। पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, पर निवेश तब आएगा जब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। कुल मिलाकर ये हफ्ता मध्य प्रदेश के लिए गोल्डन वीक से कम नहीं, क्योंकि इस हफ्ते देश में स्वच्छता में लगातार नंबर 1 शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से देश विदेश में एमपी का डंका तो बजेगा ही, वहीं इन्वेस्टर समिट से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब देखना होगा कि सरकार की रोजगार, स्वरोजगार, अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम कवायदें क्या प्रदेश को पूर्णतः आत्मनिर्भर बना सकेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। समेट ले जा रहे हैं सब रहमते मेहमान, सूना सूना लगेगा ये मकान मेजबान को। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आखिरी दिन पूरे इंदौर का यही हाल था। एनआरआईज के लिए अपने घरों और मन के दरवाजे खोलने वाला इंदौर प्रवासियों के जाने के वक्त कुछ बूझा बूझा सा दिखने लगा। इधर स्वदेश में अपनों के दिए प्यार और सम्मान से गदगद हुए प्रवासी भी इस मौके पर भावुक हो उठे। सीएम शिवराज भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने कहा, 3 दिनों की उमंग और आनंद का समापन होने पर ऐसा लग रहा है कि मानो बेटी की विदाई हो रही हो। देखिए रिपोर्ट। 8 जनवरी से शुरू हुए 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आतिथ्य में समापन हुआ। मेगा सम्मेलन के समापन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए। 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में 70 देशों के 3600 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हुए। वहीं अपनी विधा में अच्छा कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रवासी अपनी मेहमान नवाजी से खासे खुश नजर आए, और हो भी क्यों ना, आखिर सरकार ने खातिरदारी जो इतनी शानदार की। वहीं प्रवासी कभी 56 दुकान तो कभी सराफा बाजार में व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। किसी ने खूब कहा है कि अपने हृदय में भारत को देखता हूँ और दूसरे मुल्क में भी यही गर्व से कहता हूँ। इधर कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की हमारे दिल में खास जगह है। मुर्मू ने कहा कि यहाँ आकर वे बेहद खुश हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर से आई हस्तियों का आभार जताया। मुर्मू बोली, मुझे उम्मीद है कि जिन्हें भी सम्मान मिला है, ये उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। Belies the nation's highest recognition of the diaspora members for their contributions to India and in their home countries. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. वहीं समापन कार्यक्रम को किसी मुखिया की भांति संबोधित करते हुए सीएम शिवराज भी भावुक हो गए। शिवराज बोले कि मेरा मन भाव विभोर है, 3 दिन तक आपका साथ रहा। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसी बेटी की शादी के लिए करते हैं। 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। 3 दिन से सब तरफ इंदौर, मध्य प्रदेश और भारत की चर्चा हो रही है। विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा लेना। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया।
सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे, अरे यहीं रह जाओ ना। जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को भूलना मत। कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेके विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेके विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेके विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। वहीं कार्यक्रम में संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि भारतीयों का दबदबा आज पूरी दुनिया में है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या सत्या नडेला, हर जगह भारतीयों का दबदबा कायम हो रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे देश की पहचान को बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय सिर्फ 135 करोड़ नहीं हैं, बल्कि 138 करोड़ हैं, जिनमें 3 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं। भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं। ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जन्मभूमि से जुड़े रहें और हमारे युवाओं को जो बाहर देश के बाहर कार्य कर रहे हैं कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। इधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कांग्रेस ने महज इवेंट बताते हुए कई सवाल खड़े किए। इन्वेस्टमेंट, निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास हो। विज्ञापन से, मीडिया इवेंट से निवेश नहीं आता। विज्ञापन तो चल रहे हैं सालों से। 18 साल में इतने इन्वेस्टमेंट समिट हुए। हम तो स्वागत करते हैं जिनका भी, जो भी इन्वेस्टमेंट समिट में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। पर आप केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यात्रा से भारत वापस लौटे थे। इसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया ने इंदौर की शानदार और जानदार मेजबानी भी देखी, जिसकी खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। समापन कार्यक्रम में जिस तरह से सीएम शिवराज भावुक हुए, वो कार्यक्रम की कहानी को साफ तौर पर बयां करता है। और इस तरह से भारत की मीठी मीठी और अच्छी यादें लेकर प्रवासी भारतीय रवाना हुए। किसी ने खूब लिखा है कि अपनी राहों पर चले पथिक के साथ, मगर सफलता ले गई दूर पकड़कर हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इस साल धन की वर्षा होगी कि नहीं? क्या मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा या फिर कुबेर की कृपा बरसेगी? 2023 में क्या कहते हैं MP के सितारे? ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ शुभ लाभ से हुआ नए साल का आगाज साफ बताता है कि प्रदेश का वार्षिक राशिफल धन लाभ के प्रबल आसार की ओर संकेत कर रहा है। निवेशक भी अजब MP में गजब की संभावनाएं देख रहे हैं। कई बड़े निवेशक अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस से हटकर कुछ नया और बड़ा करने की रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ने भी उद्योगपतियों को विन विन सिचुएशन में काम करने का न्योता दिया। यही वजह रही कि समिट में करीब 15,42,550 करोड़ के प्रस्ताव आए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन। 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में MP के योगदान पर हुई चर्चा। समापन पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। करीब 15,42,550 करोड़ रुपए के आए प्रस्ताव।
29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नवकरणीय ऊर्जा में 6,78,000 करोड़ रुपए के आए निवेश प्रस्ताव। कई प्रोजेक्ट में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। 200 से अधिक देशों के व्यापारियों से हो सकेगा संपर्क। अंबानी ग्रुप करेगा करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश। बिड़ला ग्रुप करेगा करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। 2 वर्षों में करीब 4500 करोड़ का कुल निवेश करेगा JSW सीमेंट। सप्ताह में एक दिन उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 सत्रों में हुई चर्चा। कई विदेशी व्यापारिक संगठनों से सरकार का MOU हुआ साइन। तो कई सुखद दस्तावेजों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। 2 दिनों तक प्रदेश के विकास और प्रगति पर चर्चा हुई। कई जिलों में निवेश पर चर्चा बनी, जिससे कि रोजगार के कई बड़े अवसर बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में निवेश होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से कहा कि आपके निवेश की एक एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश है और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को MP का शिल्पकार बताया। मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और देश का हृदय स्थल है। And it is this Madhya Pradesh that has pivoted itself from its earlier Bimaru tag to becoming one of the highest growth center states in the country. And the reason for that, कहा जाता है ना कि हर सपने को साकार करने के लिए एक शिल्पकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश का शिल्पकार इस मंच पे शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में बैठे हुए हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को लेकर फिर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने निवेश को लेकर सरकार की ओर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इसके साथ ही साथ पुरानी समिट का हिसाब भी मांगा। इन्वेस्टमेंट समिट खत्म हो गई, अब स्पष्ट करें कितना इन्वेस्टमेंट आया, उससे कितना रोजगार होगा और 4 महीने बाद इसका व्हाइट पेपर जारी करें, क्योंकि आज तक की कई इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई पर उनका क्या हासिल रहा। हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के दिए गए पर उतना भी रोजगार लोगों को ना मिला। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों को विन विन सिचुएशन में काम करने का न्योता दिया। साथ ही साथ MP में निवेश करने के अनेक फायदे बताए, तो प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। शिवराज जानते हैं कि यदि अच्छा निवेश आया तो प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सरकार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। वहीं अब 15,42,550 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आने के बाद सरकार की उम्मीदें भी निश्चित तौर पर बढ़ गई होंगी। दूसरी ओर कांग्रेस निवेश पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। बहरहाल जो भी हो, बड़े निवेशकों का बड़ा निवेश प्रदेश के युवाओं के लिए कितना लाभदायक साबित होता है, इसका पता तो भविष्य में ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। चुनावी साल में कांग्रेस की किताब पर सियासत बेहद तेज हो गई है। दरअसल एक और कांग्रेस इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास से रूबरू कराएगी, वहीं इसमें छपे RSS और हिंदू महासभा के कंटेंट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने फिर उठाए RSS की भूमिका पर सवाल। आजादी के आंदोलन में RSS की भूमिका पर उठाए सवाल। RSS हिंदू महासभा को बताया स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी। राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब के जरिए बताएगी कांग्रेस। PCC चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाई किताब।
पार्टी कार्यकर्ताओं को इतिहास पढ़ाएगी कांग्रेस। बाल कांग्रेस और कांग्रेस के लिए तैयार कराई विचारधारा की किताब। अपने नेताओं के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के बारे में बताएगी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं को भी किताब देगी कांग्रेस। कांग्रेस बोली, नफरत के स्थान पर खुशियों के फूल उगा सके बीजेपी। किताब को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गलत इतिहास पढ़ाना हमेशा से रही है कांग्रेस की आदत। नेहरू परिवार का महिमांडन करना कांग्रेस की आदत। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने इतिहास की जानकारी देने किताब बांट रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर किताब तैयार हुई है। वहीं आरएसएस को लेकर उपजे विवाद पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। आरएसएस अंग्रेजों के हितों में काम करता था और वही बातें बताने की कोशिशें की गई है। आरएसएस का नाम इसलिए आता है कि एक लंगोटी एक लाठी में जिस महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करके स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, आज़ादी के 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और गोडसे जैसे आरएसएस के व्यक्ति के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है, तो ये सिद्ध करता है कि आरएसएस इस स्वतंत्रता संग्राम के विरोध में थी। इनका कोई योगदान नहीं और जिसने स्वतंत्रता दिलाई उसकी छाती पे आपने 3 गोली मारी। वहीं अपने संगठनों पर लगे आरोपों पर बीजेपी भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से एक ही परिवार को महिमा मंडित किया। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। कांग्रेस का अस्तित्व ही झूठ पर टिका हुआ है। कांग्रेस को कहीं किसी प्रकार की इतिहास की स्पष्टता के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो उसके ध्यान में ऐसा है कि अब फिर से तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार की भ्रांतियां निर्मित की जाए, जिसके कारण कहीं उनकी अगर स्वीकारता बढ़े तो वो उसका लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चुनावी साल में कांग्रेस की किताब आने से पहले ही सियासी पारा अभी से हाई है। एक और बीजेपी ने कांग्रेस की इस किताब को प्रोपेगेंडा करार दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किताब में केवल सच्चाई ही लिखी गई है, जिसमें किसी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं है। अब जबकि कांग्रेस बीजेपी नेताओं को इस किताब का वितरण करने जा रही है, तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि इस पर सियासत गर्म नहीं होगी। बहरहाल इस किताब की एंट्री से एक बार फिर इतिहास को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं किताब में अपने नेताओं का गौरवशाली इतिहास कार्यकर्ताओं को पढ़वाकर क्या कांग्रेस उस संकल्प को भी पूरा कर पाएगी जिसके लिए इसे लाया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 16-17 जनवरी को बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद MP में कई बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होगी। बैठक MP सहित 9 राज्यों के चुनाव की बनेगी रणनीति। MP को लेकर लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। गुजरात मॉडल पर भी हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश से 15 बड़े नेता होंगे शामिल। सीएम शिवराज, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, VD शर्मा भी होंगे शामिल। चुनावी तैयारियों का प्रेजेंटेशन दे सकती है बीजेपी। बीते 6 माह से जारी चुनावी कार्यक्रमों का दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। निकाय जीतने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शामिल। प्रवक्ताओं को दिए मीडिया प्रशिक्षण की दी जाएगी जानकारी। डिजिटल प्रशिक्षण के सुघोष अभियान का दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। संगठन ऐप पर नेताओं के प्रवास के डिजिटल रिकॉर्ड शामिल। बूथ विस्तारक अभियान जैसे कार्यक्रम भी प्रेजेंटेशन में शामिल। साल 2023 को यदि चुनावी साल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसे लेकर 16-17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के 15 बड़े नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में न केवल आगामी रणनीति बनेगी, बल्कि तमाम क्रियाकलापों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक
अपनी नियमित परंपरा के अनुसार हो रही है। ये 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में होगी और मध्य प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं संगठन के तौर पर, प्रशिक्षण अभियानों के तौर पर, चाहे स्वघोष का अभियान हो, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो, ऐसे तमाम प्रकार के डिजिटल मामलों में लगातार प्रगति मध्य प्रदेश की, वे सब का लेखा जोखा भी प्रस्तुत होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आने वाली राजनीतिक दिशा और तमाम प्रकार के निर्णय कार्यक्रमों की दृष्टि से लिए जाएंगे। वहीं बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी बैठक कर ले, इन बैठकों से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से सभी नेताओं के पता चल रहा है कि इस मीटिंग के बाद चाहे संगठन हो चाहे सत्ता, बड़ा फेरबदल हो सकता है। चाहे कितना बड़ा भी फेरबदल कर लें, ये 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सशक्त सरकार बनेगी। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। यही वजह है कि लगातार बड़े नेता बैठकें और दौरे कर माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब सियासी गलियारों में सबकी नजरें 16-17 जनवरी को होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक पर है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बैठक में हुई मंत्रणा और मंथन आगामी समय में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।